हेलो फ्रेंड्स, म्यूजिक स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपेश श्रीवास्तव है और मैंने ये वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है बिगनर्स के लिए, जो एब्सोल्यूट बिगनर्स हैं, जो गिटार के बारे में कुछ भी नहीं जानते और गिटार सीखना चाहते हैं। उनके लिए मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है, जिसका आज लेसन 2 है, जिसमें हम लोग म्यूज़िक थ्योरी के बारे में जानेंगे। और क्योंकि मैंने ये पूरा कोर्स एकदम बिगनर्स को दिमाग में रख के डिज़ाइन किया है, तो मैं इसको इस तरह से बता रहा हूँ कि कोई भी बच्चा भी अगर इसको देख के सीखना चाहे तो सीख सकता है। आप इसको अगर आप गिटार सीखना चाह रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। अगर आपने अभी ये वीडियो मेरा अभी देखा है तो, और आप गिटार के बारे में कुछ भी नहीं जानते लेकिन सीखना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप लेसन 1 जरूर देखिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा। क्योंकि और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी पार्ट या कोई भी लेसन आप स्किप मत करिएगा। अगर आप गिटार सीख रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं तो शुरू से सारे वीडियोस को देखिएगा। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 जैसे जैसे आता जाएगा वैसे देखिएगा और उसी तरह स्टेप्स को फॉलो करिएगा। तो आप बिलीव मी, अगर आप प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करेंगे और एक वर्चुअल क्लास की तरह से इसको ट्रीट करके पूरी गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो 6 महीने में आप ठीक ठाक गिटार बजाने लगेंगे। तो पिछली बार लेसन 1 में मैंने गिटार का इंट्रोडक्शन दिया था और इस बार म्यूजिक थ्योरी का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा आपको, क्योंकि म्यूजिक थ्योरी जानना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर म्यूजिक थ्योरी का आपको इनकी नॉलेज नहीं होगी तो आप आगे कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं सीख पाएंगे। तो म्यूजिक थ्योरी का आना बहुत जरूरी है। और दूसरा, अगर आगे की चीजें जब भी मैं आपको बताऊंगा तो वो उसकी एक लैंग्वेज होगी, उसको समझने के लिए म्यूजिक थ्योरी की बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। जो लैंग्वेज आगे यूज होगी म्यूजिक से रिलेटेड, उसके लिए म्यूजिक थ्योरी का आना बहुत जरूरी है। जैसे मेजर कॉर्ड्स, माइनर कॉर्ड्स, स्केल्स, लीड, तो उसके लिए म्यूजिक थ्योरी का आना बहुत जरूरी है। तो जो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो बेसिक इंट्रोडक्शन टू द म्यूजिक थ्योरी है, बेसिक म्यूजिक थ्योरी। और उसके लिए हम लोग चलेंगे स्क्रीन पर। और प्लीज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप इन वीडियोस को देख के गिटार सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारे वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके और आप स्टेप बाय स्टेप सबको फॉलो कर लीजिए। और मैं फिर एक बार ये अपनी बात दोहराऊंगा कि अगर आप गिटार सीखना चाह रहे हैं तो लेसन 1 से ही स्टार्ट करिएगा। अगर मान लीजिए आपने मेरा लेसन 1 नहीं देखा है, इस वीडियो पे को आप देख रहे हैं, तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो पहले लेसन 1 देखिएगा, उसके बाद ही लेसन 2 पे आइएगा और कोई पार्ट स्किप मत करिएगा। तो म्यूजिक थ्योरी की जानकारी के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर और वहां पे पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और ये मेरे गिटार वीडियो ट्यूटोरियल कोर्स का दूसरा लेसन है। इस लेसन में हम लोग कवर करेंगे म्यूजिक थ्योरी के बारे में, जानेंगे इसमें। और इसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द म्यूजिक थ्योरी। पिछले लेसन में, लेसन 1 में हम लोग का टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू द इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम लोग ने गिटार के बारे में जाना था। अब हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन टू द म्यूजिक थ्योरी पे, जिसमें हम लोग म्यूजिक थ्योरी के बारे में जानेंगे कि म्यूजिक थ्योरी क्या चीज़ है और गिटार में इसको कैसे कहाँ यूज़ करना है। तो उसके बेसिक्स को पहले समझ लेते हैं। तो और उसके पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल सकें। और अगर आप मेरे वीडियो ट्यूटोरियल को देख के गिटार सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और मेरे पोस्ट करते ही तुरंत आपको मिल जाए। और जो लोग मेरे चैनल में अभी अभी जुड़े हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो मेरे वीडियोस को देख करके इन वीडियोस से गिटार सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं तो पहले वो लेसन 1 देखें, फिर लेसन 2 पे आएँ। क्योंकि अगर सीरियल से देखेंगे तो उनको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सारी चीज़ें बेसिक से समझ में आ जाएगी और कहीं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग अभी जुड़े हैं उनसे कि पहले लेसन 1 देखिएगा, फिर लेसन 2 देखिएगा और फिर आगे अकॉर्डिंगली उसी सीरियल में देखिएगा जिस सीरियल में मैं पोस्ट कर रहा हूँ। और कहीं भी स्किप मत करिएगा। आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, म्यूजिक स्कूल बाय दीपेश के नाम से ये पेज है। और अगर आप अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो dipesh.shrivastava2016@gmail.com ये मेरी मेल आईडी है, आप मुझे मेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू द म्यूजिक थ्योरी पे। म्यूजिक थ्योरी, दोस्तों म्यूजिक थ्योरी क्या है? म्यूजिक थ्योरी
को समझने के लिए पहले हम लोग को म्यूजिक नोट्स समझना पड़ेगा, नोटेशंस को समझना पड़ेगा। म्यूजिक नोट्स एक तरह की लैंग्वेज है जो हम म्यूजिक को, वेस्टर्न म्यूजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो पहले आप एक बार इसको देख लीजिए कि ये लैंग्वेज क्या है, मतलब क्या नोट्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं म्यूजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। वेस्टर्न म्यूजिक नोट्स पहले आप समझ लीजिए। वेस्टर्न म्यूजिक नोट्स जो होते हैं वो होता है A B C D E F G। ये ABCDEFG ये 7 नोट्स हैं। 7 स्वर तो सभी जानते होंगे, हम लोग इंडियन म्यूजिक में यूज करते हैं कि हमेशा यूज करते हैं कि 7 स्वर होते हैं। तो एक्चुअली ये वही 7 स्वर हैं जो ABCDEFG, क्योंकि वेस्टर्न नोट है तो वेस्टर्न लैंग्वेज यूज करके हम लोग उसको बता रहे हैं। ABCDEFG ये वेस्टर्न नोट्स हैं जो हम हमेशा हर जगह यही यूज करेंगे म्यूजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। यही वो 7 स्वर हैं जो हम लोग पूरे म्यूजिक में यूज करते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक में जैसे कि इंडियन म्यूजिक में 7 स्वर होते हैं। लैंग्वेज का फर्क है, वो इंडियन म्यूजिक में भी 7 स्वर हैं, इसमें भी 7 स्वर हैं, स्वर वही है, सब कुछ वही है, बस खाली लैंग्वेज का फर्क है, वो हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। तो अब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों और डिटेल में समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इंडियन म्यूजिक नोट्स, क्योंकि मेरा ये चैनल हिंदी में है और बेसिकली जो लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े हैं उन्हीं के लिए यूज़फुल है। और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ा आदमी है वो इंडियन नोट्स, अगर वो म्यूज़िक के बारे में कुछ नहीं भी जानता है तो वो इंडियन नोट्स तो ज़रूर जानता है। तो मैं थोड़ा समझाने के लिए हल्का सा आपको इंडियन म्यूजिक नोट्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इंडियन म्यूजिक नोट्स आप सभी जानते होंगे, कहीं ना कहीं आपने सुना जरूर होगा। सा रे गा मा पा धा नी, ये सारे गा मा पा धा नी, ये वो 7 स्वर हैं। फिर उसके बाद सा रिपीट हो जाता है, फिर आगे उसी तरह कंटिन्यूटी में चलता रहता है। सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा चलता रहता है कंटिन्यूटी में। यही वो 7 स्वर हैं जो इंडियन म्यूजिक में यूज करते हैं हम लोग म्यूजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। बस लैंग्वेज का फर्क है, ये हिंदी में है। अब अगर हम लोग वेस्टर्न, यही सारे गामा पाधा नीसा फिर आगे जाके रिपीट होता जाता है। फिर अब हम लोग आते हैं वेस्टर्न म्यूजिक नोट पे। वेस्टर्न म्यूजिक नोट पे सा, अगर आप पियानो या हारमोनियम या कीबोर्ड पे की बात करें तो जो ओरिजिनल सा नोट जहां पे होता है वहां पे वेस्टर्न नोट का सी आता है। वेस्टर्न नोट जो भी मैंने आपको बताया ABCD, तो जो सा है, जो एक्चुअल सा है ओरिजिनल जो कीबोर्ड पे यूज होता है, वो वेस्टर्न, वो जो की है वो वेस्टर्न म्यूजिक में सी होती है। और जो रे है वो डी है, गा जो नोट है वो ई है, मा जो नोट है वो एफ है, पा जो नोट है वो जी है, धा जो नोट है वो ए है, नी जो नोट है वो बी है, और फिर अगेन सा जो नोट रिपीट होता है वो सी है। तो आप देख लीजिए 7 स्वर इंडियन नोट में भी, म्यूजिक में भी है, और 7 स्वर तो यूनिवर्सली वो पूरे वर्ल्ड में 7 ही स्वर हैं। म्यूजिक उसी से जनरेट होती है, बस खाली लैंग्वेज का फर्क है। सारे गामा, क्योंकि वो इंडियन नोट है तो हिंदी में हम लोग बोलेंगे सारे गामा, और अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो हम लोग उसको ABCD, क्योंकि कीबोर्ड के हिसाब से मैंने इसको लिखा हुआ है तो CDEFGAB, सा के जो सा होता है वो सी नोट होता है एक्चुअली, तो उसके हिसाब से लिखा है, लेकिन है सब वही नोट, आप देख सकते हैं। फिर ये चलता है CDEFGAB, ये आप देख लीजिए पूरा चलता है CDEFGABC, और इसके बाद ये पूरा रिपीट होता जाता है फिर वापस। तो इसमें फिर दोस्तों ये आप देख लीजिए कि ये जो सारे नोट हैं, ये नोट को मिल करके, सारे नोट्स को मिला करके ये बनता है एक ऑक्टेव। इंडियन म्यूजिक में इसको सप्तक बोलते हैं। सप्तक वर्ड 7 से निकला हुआ है, तो 7 स्वर हैं, सारे गामा पाधा नी, तो सप्तक बोलते हैं। लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक में इसको ऑक्टेव बोलते हैं। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 नोट, लेकिन 8 नोट नहीं है एक्चुअली। वेस्टर्न म्यूजिक में इसको जो लास्ट वाला जो सी है जो रिपीट हो रहा है हाई नोट वाला, वो भी काउंट कर लेते हैं।
मतलब एक ऑक्टेव में जहां से शुरू हो रहा है, जैसे सी नोट से अगर ऑक्टेव शुरू हो रहा है तो जो जब वो बी पे खत्म होकर दोबारा जहां पे सी स्टार्ट होगा, तो जो दूसरा सी है वो दोनों जोड़ करके 8 नोट हो जाते हैं, तो ये ऑक्टेव बोलते हैं। और हम लोग अपने इंडियन म्यूजिक में सारे गामा पाधा नी 7 नोट है तो सप्तक बोलते हैं। सप्तक जो डराइव हुआ है वो 7 से डराइव हुआ है, और ऑक्टेव जो डराइव हुआ है वर्ड वो 8 से डराइव हुआ है, और मतलब 8 नोट से निकला हुआ है ऑक्टेव। ऑक्टा आप लोग सभी जानते होंगे, ऑक्टा का मतलब 8 होता है, तो इसलिए जैसे ऑक्टोपस 8 पैर होते हैं, उस तरह 8 नोट, इसलिए इसको ऑक्टेव बोला जाता है। तो पियानो में या कीबोर्ड में या हारमोनियम में अलग अलग ऑक्टेव होते हैं, नोट्स सब वही होते हैं, रिपीट होते हैं बार बार, लेकिन एक ऑक्टेव में नोट्स इतने ही होते हैं जितना ये इसमें लिखा है। तो अब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी आपने देखा कि मैंने इंडियन और वेस्टर्न नोट का कंपैरिजन थोड़ा सा दिखाया समझाने के लिए कि बेसिकली आप लोग को लग रहा होगा कि ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन मैंने ये कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जो बिल्कुल बिगनर हो या एक बच्चा भी देखे तो वो उसको देख के, मेरे कोर्स को देख के सीख ले, उसको और किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैं बहुत डीप में जाके सिखा रहा हूँ। तो अब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं वेस्टर्न म्यूजिक थ्योरी पे, क्योंकि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो वेस्टर्न गिटार सिखा रहा हूँ, तो वेस्टर्न म्यूजिक थ्योरी, वेस्टर्न म्यूजिक नोट्स बताना बहुत ज़रूरी है। तो अब वेस्टर्न म्यूजिक नोट्स पे आते हैं फिर से। ए बी सी डी ई एफ जी, और फिर ए रिपीट हो जाता है, और ये पूरा एक ऑक्टेव बन जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड ए अगेन, तो ये पूरा एक ऑक्टेव बन गया। अब ऑक्टेव में क्या इतने ही नोट्स होते हैं? नहीं, ऑक्टेव में और भी नोट्स होते हैं। ये मेन नोट्स हैं ऑक्टेव के। ये जो 8 नोट आप देख रहे हैं या 7 स्वर जो हैं, ये मेन नोट हैं एक ऑक्टेव के, लेकिन ऑक्टेव में और भी नोट्स होते हैं। ऑक्टेव कंसिस्ट ऑफ टोटल 12 नोट्स, आप इसको देख सकते हैं। ऑक्टेव कंसिस्ट ऑफ टोटल 12 नोट्स, 7 मेन नोट्स एंड 5 शार्प और फ्लैट नोट। इसके इन 7 नोट के अलावा ये जो आप अभी 7 नोट देख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, इनके अलावा 5 और नोट होता है जिसको शार्प या फ्लैट बोलते हैं। शार्प और फ्लैट एक ही चीज़ है। एक नोट का 2 नाम होता है, आप उसको शार्प में भी बोल सकते हैं और उसको आप फ्लैट में भी बोल सकते हैं। शार्प को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये देख लीजिए, ये साइन का यूज़ होता है। शार्प को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इस तरह का साइन यूज़ करते हैं हम लोग। आप ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी ये साइन बना होगा इसका मतलब वो शार्प नोट है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। आप इसको देख लीजिए, क्योंकि ये अगर आप आगे गिटार सीखेंगे तो ये बार बार आपके यूज़ में आएगा, आपकी बोली में भी बार बार आएगा, तो इसको आप देख लीजिए। और इसके अलावा जो फ्लैट होता है, फ्लैट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये साइन का यूज़ करते हैं, ये फ्लैट का साइन है। तो शार्प और फ्लैट का बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होता है, तो आप इसको देख के ये साइन इसके याद कर लीजिएगा। तो अब अभी तो हम लोग, आपको लग रहा होगा कि अभी हम लोग देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ये नोट है। अब शार्प कहाँ पे है? तो शार्प और फ्लैट 5 होते हैं। 5 शार्प होता है या फ्लैट होता है, मतलब एक नोट का 2 नाम होता है। आप उसको शार्प भी बोल सकते हैं, उसको फ्लैट भी बोल सकते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अभी मैं बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ए और बी 2 नोट हैं, 2 मेन नोट हैं। इन दोनों नोट के बीच में एक नोट और होता है जिसको आप ए शार्प भी बोल सकते हैं और बी फ्लैट भी बोल सकते हैं। मतलब अगर आप ए दबाएंगे, ए बजाएंगे और बी बजाएंगे, और ए और बी के बीच में सिर्फ एक की और होगी, एक नोट और होगा, एक उसका बटन और होगा। उस बटन को आप, क्योंकि ए से आगे है इसलिए ए शार्प बोलेंगे, और बी से पहले है इसलिए बी फ्लैट बोलेंगे। तो आप चाहे, मतलब वो की वही है, आप उसको दोनों तरह से बोलेंगे, दोनों सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बी और सी के बीच में कोई शार्प और फ्लैट नहीं होता है। फिर सी और डी के बीच में एक नोट होता है। सी और डी के बीच में एक नोट होता है जिसको हम लोग सी शार्प या डी फ्लैट बोलते हैं। मतलब सी और डी की जो की है, एक सी की है और एक डी की है, उसके बीच में एक की और है, उसको हम लोग सी शार्प भी बोल सकते हैं या डी फ्लैट भी बोल सकते हैं। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो डी और ई के बीच में आता है डी शार्प या ई फ्लैट। आप डी और ई के बीच में एक की होती है, उसको चाहे आप डी शार्प बोलिए चाहे आप ई फ्लैट बोलिए।
शार्प इसलिए डी के आगे पढ़ रहा है इसलिए उसको डी शार्प बोलेंगे, शार्प मतलब थोड़ा तेज हो जा रहा है, और ई के पहले आ रहा है इसलिए ई से थोड़ा आवाज फ्लैट हो जा रही है तो ई फ्लैट बोलेंगे, लेकिन नोट वही है, उसके दो नाम हैं। फिर इसी ई और एफ के बीच में कोई शार्प और फ्लैट नहीं होता है। फिर एफ और जी के बीच में आता है एफ शार्प और जी फ्लैट, एफ शार्प या जी फ्लैट ये आता है। उसके बाद अगेन जी और जो दोबारा ए रिपीट हो रहा है वहां पे आता है जी शार्प या ए फ्लैट। तो ये टोटल 12 नोट हो गए हमारे जो शार्प और फ्लैट को मिला के। तो ये एक ऑक्टेव में एक्चुअली अगर देखा जाए तो 12 नोट होते हैं। वैसे तो 7 स्वर कहा जाता है लेकिन एक ऑक्टेव में 12 नोट होते हैं, टोटल 12 नोट होते हैं शार्प और फ्लैट वालों को मिला करके। तो मेरे ख्याल से इतना अभी आपको समझ में आया होगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे और है, प्रेजेंटेशन अभी पूरी नहीं हुई है, आप लोग जाइएगा नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब वेस्टर्न म्यूज़िक नोट में आपको समझ में आ गया कि हम लोग के टोटल एक ऑक्टेव में 12 नोट होते हैं। जो पूरे 12 नोट हैं एक बार मैं फिर से पूरा बता देता हूं कि जो पूरे 12 नोट हैं एग्जैक्टली वो कैसे हैं, आप इसको देख लीजिए। पहले तो आप ये देख लीजिए कि शार्प को रिप्रेजेंट करने के लिए, शार्प को रिप्रेजेंट करने के लिए ये साइन का यूज होगा, ये आप देख लीजिए। और फ्लैट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाले साइन का यूज होगा, ये है ना। तो आप इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। शार्प और फ्लैट का साइन जरूर याद रखिए क्योंकि ये डेली बहुत यूज होगा। जब आप आगे गिटार, एक्चुअल गिटार पे सीखना शुरू करेंगे तो ये बहुत यूज होगा। तो इसको आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिएगा, ये साइन यूज होता है। तो अब हम लोग चलते हैं कि अब जो नोट्स हम लोग ने अभी देखे 12, उनको एक साथ क्लब करके देखते हैं कि एक ऑक्टेव में जो 12 नोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ए हो गया, फिर ए शार्प या बी फ्लैट हो गया, एक ही नोट है ए शार्प या बी फ्लैट। फिर बी आ गया, फिर बी का शार्प या फ्लैट होता नहीं है, बी और सी के बीच में शार्प और फ्लैट होता नहीं है। फिर सी शार्प या डी फ्लैट, डी, डी शार्प या ई फ्लैट, ई। फिर ई और एफ के बीच में शार्प और फ्लैट नहीं होता है। फिर एफ शार्प या जी फ्लैट, फिर जी, फिर जी शार्प या ए फ्लैट। अब आप देख लीजिए ये नंबरिंग से A1 हो गया, फिर ये 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गए 12 नोट्स। अब आपके 12 नोट्स पूरे जो हो गए ऑक्टेव में वो क्या हो गए, ए शार्प या बी फ्लैट, बी, सी शार्प या डी फ्लैट, डी शार्प या ई फ्लैट, ई, एफ शार्प या जी फ्लैट, जी शार्प या ए फ्लैट। तो ये टोटल 12 नोट हो गए जो हम लोग यूज करेंगे आगे की ट्रेनिंग में। ये नोट्स आपको याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी कोई म्यूजिक को या कॉर्ड या स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जाएगा तो यही लैंग्वेज यूज की जाएगी। तो ये आपको 12 के 12 नोट ऐसे ही एज इज इट कि इसी सीरियल में ए शार्प, बी फ्लैट, बी, सी शार्प या डी फ्लैट, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प। अगर आप फ्लैट बोलने में आपको दिक्कत है तो अभी आप शार्प ही बोल के काम चलाइए, फ्लैट मत बोलिए। आपको पता है कि जो ए शार्प होगा वो बी फ्लैट होगा, वो पता है। तो अगर हम ऐसे देखें तो ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, फिर आगे चल के फिर ए आ जाएगा और वो रिपीट हो जाएगा, फिर वो आगे उसी तरह कंटिन्यू होता जाएगा। तो ये एक्चुअल 12 नोट हैं जो ऑक्टेव में होते हैं और फिर चाहे जितना ऑक्टेव हो यही नोट्स रिपीट होते जाएंगे। तो इसको आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो जैसे गिटार पे, जब एक्चुअल गिटार पे आकर के मैं उसको सिखाना शुरू करूंगा तो आपको ये नोट्स आने बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं जो भी बताऊंगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये नोट्स आप लोग याद करिएगा इसको। और एक चीज और मैं बता दूं कि जो हम लोग आगे अभी यूज करेंगे, अभी तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं उसको बता देता हूं। हाफ नोट, ये जो नोट्स होते हैं वो बाइफर्केशन होता है इन लोग का, इनका हाफ नोट या होल नोट में। हाफ नोट क्या होता है, ऑल सिंगल नोट इज नोन एज हाफ नोट। ये आप देख लीजिए, ऑल सिंगल नोट इज नोन एज हाफ नोट। मतलब एक जो भी नोट है, जो भी कोई एक नोट है, ये अब ए है या ए शार्प या बी फ्लैट या बी, सी
या ये सी शार्प, ये एक हाफ नोट है, ये एक पूरा नोट नहीं होता है, ये हर नोट एक हाफ नोट होता है। और उसके बाद होता है एक होल नोट। होल नोट क्या होता है? होल नोट कंप्राइजेज ऑफ टू नोट, होल नोट कंप्राइजेज ऑफ टू नोट, एनी नोट प्लस नेक्स्ट नोट जस्ट आफ्टर दैट। मतलब कोई भी एक नोट और उसके बाद का जो नोट होता है, अगर आप, मैं बताऊं कि जैसे बी है और सी है, इन दोनों को मिला करके एक होल नोट बनता है, या सी है और सी शार्प है, इन दोनों को मिला के एक होल नोट बनेगा। मतलब कि दो नोट को, एक नोट और उसका अगला जो भी नोट है उसको मिला के एक होल नोट बनता है। मैं इसकी अभी जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आगे जब हम लोग गिटार पे फ्रेट बोर्ड पे जब वर्क करेंगे तो हाफ नोट और फुल नोट, होल नोट आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब वो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे एक्चुअली ABCD के टाइम पे, कि आपको हाफ नोट आगे जाना है कि होल नोट आगे जाना है, अगर मैं कहूँगा हाफ नोट आगे जाना है तो आप एक नोट आगे बढ़ेंगे, जैसे ए से बी पे नहीं आएंगे। अगर मैंने कहा कि हाफ नोट आगे बढ़िए तो ए से ए शार्प पे आएंगे, और हमने कहा होल नोट आगे बढ़िए तो ए से सीधे बी पे आएंगे, ए शार्प छोड़ के। तो वो आगे चल के समझ में आ जाएगा, उसमें कोई बहुत टिपिकल ये चीज़ नहीं है। बेसिकली जो चीज़ याद करने वाली है वो ये ए से लेकर के जी शार्प तक या ए फ्लैट तक के जो पूरे 12 नोट्स हैं उनको याद करना सीरियल में बहुत ज़रूरी है, कि और कहाँ पे शार्प और फ्लैट आता है और कहाँ पे शार्प और फ्लैट नहीं आता है, ये याद होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आप इस प्रेजेंटेशन की कॉपी मंगा के अपने रिकॉर्ड के लिए रखना चाहते हैं तो मुझे मेल कर दीजिएगा, तो मैं आपकी मेल पे सेंड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप मंगा के अपने, अगर आप सीख रहे हैं तो आप इसको मंगा के अपने रिकॉर्ड पे रख सकते हैं, और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे तो वो भी आप मेल में कर सकते हैं। और आप इसको अभी ये वीडियो आगे देखते रहिएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इसको देख के गिटार सीख रहे हैं तो सारे स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करिएगा। और अगले उसमें हम लोग गिटार पे, अब अगले क्लास में जो भी हम 3-4 दिन बाद भेजेंगे, उसमें गिटार पे इन नोट्स को कैसे कैसे कहाँ यूज़ करना है वो थोड़ा समझेंगे। गिटार पे एक्चुअल अभी तो थ्योरी पार्ट में बता रहा था आपको कि पहले, क्योंकि अगर मैं सीधे गिटार पे आपको ले आता तो ए कहाँ है, बी कहाँ है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है, आपको क्या समझ में आता? नहीं समझ में आता। पहले ABCD आप समझेंगे तभी तो आप गिटार पे उसको फ्रेट बोर्ड समझ पाएंगे कि हम ए कहाँ बजा रहे हैं और बी कहाँ बजा रहे हैं, और जो हम ए बोल रहे हैं वो है क्या। तो एक्चुअली अब आपको पता है कि जब मैं आपको गिटार पे ले जाके बताऊंगा कि ये ए है, तो आपको पता है कि ए के बाद ए शार्प आता है, ए से लेकर के जी तक 7 नोट होते हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें पता है तो गिटार पे जब हम पहुंचेंगे तो थोड़ा सा इजी होगा समझाना। और वैसे भी अब ये लैंग्वेज हमेशा, अगर आप गिटार सीख रहे हैं या म्यूज़िक सीख रहे हैं तो ये लैंग्वेज आप वेस्टर्न म्यूज़िक में खास तौर से अगर आप वेस्टर्न म्यूज़िक सीख रहे हैं तो ये ABCD-E-F-G तो आप, और ये जो शार्प और फ्लैट है ये फ्रीक्वेंट हर जगह यूज़ होगा, चाहे आप पियानो पे सीख रहे हो या गिटार पे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसमें लास्ट में, कि जो जैसे पियानो है या कीबोर्ड है तो उस पर शार्प और फ्लैट, शार्प नोट और जो मेन नोट होते हैं इनका बाइफरकेशन बहुत आसानी से रहता है। कि जैसे वाइट कीज जो होती हैं वो सब मेन नोट्स होते हैं, मेन ABCD-E-F-G, ये मेन नोट सब वाइट की होते हैं, और जो ब्लैक कीज होती है ऊपर की तरफ वो सारे शार्प या फ्लैट नोट होते हैं। तो उसमें पता है कि ऊपर जो हम काला बटन दबा रहे हैं तो ये ए शार्प है, या बी, ए के बाद है तो ए शार्प है, बी के बाद है तो बी के बाद होता नहीं है एक्चुअली, सी है के बाद है तो सी शार्प है। तो उसमें बाइफरकेट होता है, लेकिन गिटार में ऐसा नहीं है। गिटार में शार्प और फ्लैट का कोई अलग से बाइफरकेशन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उसको याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए सारी चीज़ें का पता होना, फ्रेट बोर्ड का पता होना जरूरी है। तो हमको अपना फ्रेट बोर्ड बताने के लिए मुझे आपको ये बताना जरूरी था, तो मैंने अब आपको ये बता दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग गिटार के साथ कुछ चीज़ें, गिटार पे थोड़ा थ्योरी पार्ट देखेंगे, और थोड़ा सा गिटार को लेकर के, गिटार को मैं वीडियो में बता करके आपको बताऊंगा कि गिटार पे इसको कैसे यूज़ करना है, इन नोटेशंस को। तो दोस्तों ये प्रेजेंटेशन मैं अब यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आप अभी जाइएगा नहीं, बने रहिएगा इस वीडियो में, आगे देखते रहिए। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में देखा, म्यूज़िक थ्योरी के बारे में जाना, म्यूज़िक नोट्स जो होते हैं उनके बारे में जाना, इंडियन म्यूज़िक और नोट्स और वेस्टर्न म्यूज़िक नोट्स में क्या सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस है वो जाना। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों सिमिलर है, लैंग्वेज का फ़र्क है। इंडियन नोट्स सारेगामा, क्योंकि हिंदी नोट्स हैं तो सारेगामा उनको रिप्रेजेंट करता है। वेस्टर्न नोट इंग्लिश नोट्स हैं तो ABCD उनको रिप्रेजेंट करता है। नोट्स वही हैं, अगर आप बजाएंगे तो आवाज़ वही निकलेगी। कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आप, चाहे वो पियानो में बजाएंगे चाहे हारमोनियम में बजाएंगे, आपने
मेन नोट्स और शार्प और फ्लैट नोट को जाना। शार्प नोट, अगर मैं पियानो की बात करूं या हारमोनियम की बात करूं, तो जितने भी उसमें बहुत गिटार में थोड़ा डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है शार्प नोट और फ्लैट नोट, लेकिन शार्प नोट और मेन नोट्स को। लेकिन पियानो और हारमोनियम में बहुत आसान होता है, इसलिए क्योंकि जितनी ब्लैक कीज होती हैं, जो आपने पियानो और हारमोनियम देखा ही होगा, जो उसमें ऊपर की ब्लैक कीज जितनी भी होती हैं वो सारे शार्प नोट्स होते हैं, या इंडियन उसमें बात करें तो तीव्र बोलते हैं, तीव्र नोट्स होते हैं। और जितनी वाइट कीज होती हैं, जो वाइट बटन होते हैं, वो सब मेन नोट्स होते हैं, और मेन कीज होती है मेन नोट्स होते हैं, चाहे वो हारमोनियम हो चाहे वो पियानो हो। तो बेसिक यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। और प्लीज़ अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और शेयर इसलिए भी करिएगा कि अगर आपको कोई जानने वाला हो सकता है गिटार सीखना चाहता हो, तो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, तो वो उसको फॉलो करके गिटार सीख सके। और अगले लेसन में अब हम लोग गिटार पे जो अभी नोट्स हम लोग ने देखे, जो नोट्स के बारे में जाना, वो उनको गिटार पे कैसे कहाँ पे यूज करना है, या कहाँ पे वो नोट्स पढ़ते हैं गिटार पे, उसके बारे में जानेंगे। अब हम लोग अगले उसमें गिटार पे समझेंगे कि म्यूजिक थ्योरी का गिटार में कहाँ पे उस चीज का यूज है जो भी हम लोग ने पढ़ा। दोस्तों, म्यूजिक थ्योरी एक बहुत ही वाइड चैप्टर है, उसको इतनी जल्दी नहीं खत्म किया जा सकता। म्यूजिक थ्योरी तो अनलिमिटेड है, आप जब तक सीखेंगे तब तक म्यूजिक थ्योरी सीखते रहेंगे। लेकिन मैं मेरे ट्यूटोरियल्स में जहां जिस चीज की जरूरत होगी, जब मैं कॉर्ड पे आऊंगा तो कॉर्ड से रिलेटेड म्यूजिक थ्योरी बताऊंगा, जब मैं लीड और स्केल पे आऊंगा तो उससे रिलेटेड म्यूजिक थ्योरी बताऊंगा। तो इसीलिए रिक्वेस्ट आपसे है कि कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। सीखते समय इसको एक लाइव ट्यूटोरियल क्लास मान के देखिएगा, और विश्वास रखिए अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे साथ में, तो 6 महीने में गिटार आप सीख जाएंगे। और दूसरा, जाते जाते मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास गिटार है, आपने प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको मैं एक एक्सरसाइज बता देता हूँ, उसको आप देख लीजिए। और जब तक अगले 3-4 दिनों में मेरा दूसरा वीडियो आएगा, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी फिंगर एक्सरसाइज है, उंगली चलाने में आगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गिटार सीखने का फिंगर एक्सरसाइज। क्योंकि अगर आपकी उंगली चलेगी नहीं तो आप नहीं बजा पाएंगे। तो पहला जो पार्ट है वो सीखने का, वो यही है, फिंगर एक्सरसाइज। थोड़ी सी पेनफुल है, शुरू में दर्द होगा, लेकिन आप 1 महीना इसको बर्दाश्त कर लेंगे तो आप गिटार सीख जाएंगे। तो देख लीजिए, पहली एक्सरसाइज मैं गिटार पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट फ्रेट आप ये जान ही चुके हैं, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा। ये फर्स्ट फ्रेट है, फर्स्ट स्ट्रिंग है नीचे वाली, ये फर्स्ट फ्रेट है। फर्स्ट फ्रेट पे आपको कुछ इस तरह बजाना है, चारों फिंगर का यूज करना है। ये फर्स्ट फिंगर है गिटार की काउंटिंग में, हम लोग अगर इसको फर्स्ट फिंगर बोलते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ये सेकेंड होती है, थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट फिंगर यही है। तो हम लोग इसको आपको प्रैक्टिस ये करना है, 1 2 3 4, फिर रिवर्स 4 3 2 1। जो आप अभी और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। इनिशियली आप इसको पिक बोलते हैं, जो गिटार बजाते हैं इसको पिक बोलते हैं, या प्लक्ट्रम भी बोलते हैं। इसका यूज अभी मत करिएगा, क्योंकि अगर आपके हाथ को हार्ड होना बहुत जरूरी है इनिशियल स्टेज पे। आप अभी रॉ हैंड से गिटार बजाइएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी शुरू में, लेकिन अभी आप रॉ हैंड से बजाइएगा। जब पिक को स्टार्ट करना हो तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर आप फिंगर से बजाना नहीं सीख पाएंगे तो प्रॉपर गिटार नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जब आप चारों फिंगर को यूज करके इधर से भी और इधर से भी चारों फिंगर यूज करते हैं, तो कुछ देखिए ऐसे, जो ये चीज प्लक्ट्रम से नहीं हो सकती है। ये जो प्लकिंग आ रही है ये प्लक्ट्रम से नहीं हो सकती है, तो इसके लिए सारी उंगलियों का चलना बहुत जरूरी है। तो आप अभी प्लक्ट्रम मत यूज करिएगा, आप रॉ हैंड से गिटार बजाइएगा। अभी इनिशियली जो प्रैक्टिस मैंने बताई, इसको आप थंब से करिएगा, थंब यूज करिएगा, थंब से स्ट्राइक करिएगा, 1 2 3 4, फिर वापस 4 3 2 1, 1 2 3 4 4 3 2 1। और आराम से बजाइएगा, चाहे जितनी स्लो बजे लेकिन सही बजाइएगा, आवाज पूरी निकालने की कोशिश करिएगा। थोड़ा यहाँ ताकत से दबाना पड़ेगा आपको शुरू में, और स्ट्राइक भी थोड़ा ताकत दे के करना पड़ेगा कि आप एक ही तार पे फर्स्ट स्ट्रिंग अगर आप बजा रहे हैं तो फर्स्ट स्ट्रिंग पे ही ये हिट हो, ये स्ट्राइक यहाँ पे करे। तो 1 2 3 4 4 3 2 1 ये
करिएगा, स्पीड की कोई चिंता मत करिएगा, स्पीड बाद में धीरे धीरे आएगी, जितनी धीमे हो सके लेकिन सही बजाने की कोशिश करिएगा। तो ये प्रैक्टिस करिएगा 3 दिन तक, 3 या 4 दिन तक। मेरा अगला वीडियो 3 से 4 दिन में आ जाएगा, और तब तक आप ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करिएगा। और जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन आपको दिया म्यूजिक थ्योरी का, उसको याद कर लीजिएगा, उसका याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हर जगह वो ABCD यूज करनी है। आगे हम लोग जब भी बात करेंगे ABCD में ही लैंग्वेज में बात करेंगे, म्यूजिक से रिलेटेड। और जो फिंगर एक्सरसाइज मैंने भी आपको बताई, उसको जितनी ज्यादा हो सकेगा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितनी बार कर सकते हो कर लीजिएगा, जिससे कि फिंगर्स आपकी थोड़ी थोड़ी गिटार पे चलने लगे। और अगर आप ये वीडियोस देख करके गिटार सीख रहे हैं, तो प्लीज आपसे फिर रिक्वेस्ट है, लेसन 1 देखने के बाद ही लेसन 2 देखिएगा, और कोई पार्ट स्किप मत करिएगा, और एज इट इज जैसा मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करिएगा। लेसन 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको वहां से लेसन 1 का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके लेसन 1 देख सकते हैं। लेसन 1 देखने के बाद लेसन 2 देखिएगा, उसके पहले मत देखिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं तो आपको ये चीज को फॉलो करना पड़ेगा, एज अ क्लास, वर्चुअल क्लास, इसको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप मुझे चाहे तो मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको वहां से मेल आईडी मिल जाएगी, आप मुझे मेल पे जो भी शेयर करना चाहे कर सकते हैं। और बस प्रैक्टिस करिए और गिटार सीखिए। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर नहीं किया, अभी भी नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।